अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। इमरान खान साहब ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो उस तफ्तीश में शामिल हो रहे हैं जो कि वो ट्वीट की हवाले से चल रही थी और एफआईए की टीम गई थी। उनके साथ उनकी गुफ्तगू भी हुई है और उन्होंने पहले ये कहा था कि मैं वकला की मौजूदगी में बात करूँगा। बहरहाल वो एक सिलसिला चल निकला है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो बाकी मामलात हैं ट्वीट के हवाले से, वो काफ़ी सीरियस होते चले जा रहे हैं और लगता यूँ ही है कि जैसे कोई केस जो है वो इस हवाले से बनाया जाएगा और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर भी एक क्रैकडाउन का सिलसिला जो है, वो एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। अच्छा, एक और क्रैकडाउन जो है उसकी भी तैयारियां हो गई हैं और वो है कि एक फायरवॉल जो है वो सुना है कि ले ली गई है और उसको लगा दिया गया है और उसमें अब जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और इसके बारे में पहले से भी शुनीद हो रही थी कि इनके चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही थी और कोशिश की जा रही थी कि एक बजट बना के उसके ऊपर लोगों को ज़रा क्रैकडाउन का निशाना बनाया जाए। अब ये सिलसिला बनेगा, कैसे चलेगा आगे, ये सब का ज़रा तज्ज़िया करेंगे। लेकिन ये जो बाकी मामला है वो तो हम बात तो करते ही हैं, लेकिन मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको अपने मेहमान के साथ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड हियर कम्स सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब भाई, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है। ये तो चीज़ें मैं बात करना ही चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है शुरू में ज़रा थोड़ी-सी बात क्रिकेट की कर ली जाए क्योंकि आप क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट को आप बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व भी करते रहते हैं। ये जो वर्ल्ड कप में हमारा आगाज़ हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, उसके ऊपर बहुत सी उँगलियाँ उठनी शुरू हो गई हैं और मुझे जो इत्तलात मिल रही हैं अमेरिका से, चूँकि थोड़ा-सा ताल्लुक हमारा भी अमेरिका के साथ है, तो जो वहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है, उसमें तो मुझे बड़ी मायूस-कुन सूरत-हाल नज़र आ रही है टीम की, सलमान भाई। क्योंकि उसमें मुझे जो पता चला है वो ये है कि लोग जो हैं वो टोलियों की सूरत में वहाँ पे इधर-उधर फिर रहे हैं, कोई टीम वर्क नहीं है, कोई टीम की जो एक स्पिरिट होती है, वो उनको नज़र नहीं आ रही है। फिर ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि वहाँ पे लोगों के साथ मुलाकातें करने के लिए भी वो पैसे माँग रहे हैं लोगों से। यानी एक तो ये जो हमारा चीपनेस की एक इंतहा हो गई हुई है कि पैसे के लिए हम मरते चले जा रहे हैं, हालाँकि इन लोगों को किसी पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो टीम की जो स्पिरिट होती है वो इस वक़्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और आज आप देखें जो दूसरी टीमें हैं, वो किस तरह परफ़ॉर्म कर रही हैं। आज आप देखें कि अफ़गानिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को हरा दिया है, बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया और बांग्लादेश के एक लड़के ने हैट्रिक कर ली है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ और दूसरी तरफ हमारी अपनी टीम को देखें कि वो जेल ही नहीं कर रही और ना ही उनका कोई पता चल रहा है, ना कोई कप्तान की बात सुनता है, ना कोई दूसरे किसी की बात सुनता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए इसरार साहब, खेल में हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होता है। कोई टीम जीतती है, एक कोई टीम हारती है। कभी बड़ी टीमें छोटी टीमों से हार जाती हैं और कभी छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा देती हैं। ये खेल का एक हुस्न है। लेकिन असल जो चीज है वो ये है कि हमें मैदान के अंदर अपनी खिलाड़ियों का नज्म ज़ब्त, अपने खिलाड़ियों की पॉलिटिकल इनके जो स्पोर्ट्स से कमिटमेंट है वो, और एक मुकाबला करने का जो सलाहियत है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हमें देखने को नहीं मिल रही है और उसकी वजह यह है, पहले शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया गया और शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने के लिए जो उनके सुसर है शाहिद आफरीदी ने जो लॉबिंग की और जिस तरह से टीम में ग्रुप बंदियां की और साजिशें की, उसका नतीजा भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से शाहीन आफरीदी के मुकाबले में दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया, उसके नतीजे में पहले से जो टीम में ग्रुप बंदियां थी वो और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसके बाद वहाब रियाज साहब आ गए सिलेक्शन कमेटी के अंदर, उन्होंने आकर जो अपना खेल खेला उसकी भी रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रही है कि टीम किस अंदाज से सिलेक्ट हुई है। और फिर आप ये देखिए, ये भी अजीब सी बात होगी कि पीसीबी का चेयरमैन जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन भी है, सिलेक्शन कमेटी भी उसने अपनी लगाई हुई है। फिर उससे ये दुनिया की वाहिद क्रिकेट टीम होगी जिसके पीसीबी ने काकूल एकेडमी में जाके खिलाड़ियों को फेंक दिया और कहा कि आपकी ट्रेनिंग वहां पर होगी, और जिस किस्म की ट्रेनिंग हुई उसमें कई खिलाड़ी फिटनेस के मसाइल का शिकार भी हुए, अनफिट भी हुए। अच्छा, अब सवाल यह है कि आपने जो तजुर्बा करना था वो करके देख लिया, अब खेल के अंदर वो टीम कॉम्बिनेशन जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। ना शाहीन आफरीदी का वो स्टाइल जो वो कभी किया करते थे, ना हारिस रऊफ का वो स्टाइल, ना शादाब खान का वो स्टाइल। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में देखें तो इफ्तिखार अहमद और बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो आजम खान पे थी, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारे ओपनर्स उस तरह से जो एक जोड़ी है सिर्फ दो लोगों पर खड़ी है, यानी बाबर आजम पे खड़ी है या मोहम्मद रिजवान पे खड़ी है, बाकी तो हमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। तो मेरा ख्याल ये है, और उसामा को ले गया लेकिन अभी तक मैच नहीं खिलाया जा रहा, तो ये लगता ही है कि जैसे हमारी टीम में बहुत ज्यादा सियासत हो गई है और हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए
अपनी अपनी लॉबिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और किसी के हक में कर रहे हैं, किसी की मुखालफत में कर रहे हैं। यानी खेल के अंदर वो जो टीम नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ा फेलियर है। अब T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और जिस तरह से उसका इफ्तिताह हुआ है वो भी हमने देख लिया है। तो कोई जिसे कहते हैं ना कि मायूसी है, कोई अच्छी खबर क्रिकेट के हवाले से नहीं है कि हम ये कहेंगे जी टीम जीते भी या हारे भी, लेकिन जो बुनियादी क्राइसिस है वो टीम मैनेजमेंट का और खिलाड़ियों की जो मैनेजमेंट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। वाज़ेह हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अभी ये जो अगला मैच है वो हमारा इंडिया के साथ है और इंडिया तो वो कह रहे हैं जी कि ये तो हमारे लिए केक वॉक होगी, हमें तो मसला ही कोई नहीं है। जो हालत पाकिस्तान की लग रही है उसमें तो वो मेरा ख्याल है वो ठीक भी कह रहे हैं कि ये तो मसला ही क्यों नहीं होगा पाकिस्तान को हराना और पाकिस्तान को बल्कि बुरी तरह हराना। नहीं देखिए, पाकिस्तानी टीम के अंदर ये सलाहियत तो होती है कि वो हमेशा कम बैक करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़े मैच के अंदर टीम बड़ा परफॉर्म भी कर जाती है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है, जब तक आप अपने इंटरनल ग्रे एरिया को कवर नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उनके जो इश्यूज आ रहे हैं उनको डील नहीं करेंगे, खिलाड़ियों के अंदर वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, कप्तान का, खिलाड़ियों का, कोच का, टीम मैनेजमेंट का, लेकिन तो फिर टीम एक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती ना परफॉर्मेंस के अंदर। ये तो जाने से पहले ये चीजें सोचनी चाहिए थी ना। अभी देखें जिस तरह अमेरिका के साथ इनका मैच था, अमेरिका पहली दफा मैच अपना खेल रही है, टीम पहली दफा टीम बनी है और जिस तरह उन्होंने इनको हराया है, मेरा ख्याल है इससे बड़ी शर्मनाक और क्या शिकस्त हो सकती है। देखिए ना, खिलाड़ियों की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी ये है कि आप जीत के लिए खेल रहे होते हैं। मैंने अमेरिका वाला मैच पूरा देखा है। अमेरिका के साथ मैच में किसी जगह पर ये नहीं लगा कि पाकिस्तानी टीम के जो साइकोलॉजी है वो डोमिनेट कर रही है। ऐसे लग रहा था जैसे वो डोमिनेट नहीं कर रहे, बल्कि वो एक पैसिव रोल के अंदर चले गए, एक फियर के अंदर आ गए, खौफजदा हो गए। अब हारिस रऊफ जैसा तजर्बाकार बॉलर अगर पहले 3 गेंदें अच्छी फेंकता है और आखिरी 3 गेंदों पे वो 12 स्कोर खा जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए ना, यहां साइकोलॉजी का पता चलता है। फिर आप ये देखिए, मोहम्मद आमिर जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो सुपर ओवर के अंदर अगर कोई खिलाड़ी 4 वाइड्स कर जाए और उन वाइड्स के ऊपर 2-2 स्कोर भी बन जाए, वाई का स्कोर भी हो जाए, वाइड का स्कोर भी हो जाए, तो ये बताता है कि खिलाड़ी की जो साइकोलॉजी है वो कितनी वीक है और वो कितना प्रेशर के अंदर है और वो क्यों नहीं कॉन्फिडेंट हो पा रहा। मेरा ख्याल है कि ये सारी की टीम मैनेजमेंट जो है, कोचेज हैं, उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। यहीं से सलमान भाई फिर सवाल उठते हैं ना। अब देखें ये वही लोग हैं, आपको याद होगा ये आमिर वगैरह तो बड़े एक्सपर्ट है ना नो बॉल करवाने के भी और फिर ये वाइड बॉल करवाने के भी। फिर यहीं से सवालात उठते हैं कि ये मैच जो था ये थ्रो किया गया है, ये मैच जो था ये फिक्स था, फ्रेंडली मैच था, जो लोग बातें कर रहे हैं, फिर इस तरह की बातें तो फिर उठेंगी। हाँ, लेकिन बातें तो देखिए उठेंगी, लेकिन जो चीज नजर आ रही है, इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस हुए हैं, उससे पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस खेले हैं, आयरलैंड, यानी कि ये हमें नजर आ रहा है कि टीम का मसला वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरनल परफॉर्मेंस के इश्यूज है। यही वो प्लेयर थे जो माजी में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन अब अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसकी कई वजूहात है ना। अब जैसे मोइन खान के बेटे के ऊपर बड़े इल्जामात लग रहे हैं कि जनाब वो उसको किस बुनियाद पे खिलाया जा रहा है। अच्छा, प्लेयर तो वो बड़ा अच्छा है, पोटेंशियल उसके अंदर बहुत है, लेकिन नहीं परफॉर्म कर रहा बड़े मैच का। आपको याद होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 3 बड़े प्लेयर थे, एक शफीक पापा होते थे नेशनल बैंक के, एक मंसूर अख्तर होते थे और एक रिजवानुज्जमा होते थे PIA के। ये लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर 2-2 हजार सीजन के अंदर स्कोर कर लेते थे। जब इमरान खान उनको बड़े टूर्नामेंट में लाता था तो वो परफॉर्म नहीं करते थे। आजम खान T20 के जो लीग मैचेस होते हैं उसमें बहुत परफॉर्म करता है, लेकिन बड़े मैच में आके वो इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये खिलाड़ी की नफ्सियात, साइकोलॉजी, हालांकि उनके वालिद भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, कप्तान है पाकिस्तान के मोइन खान, उन्हें इस एरिया को समझना होगा कि क्या वजह है कि उनका बेटा बड़े मैच में आके परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसलिए तनकीद को देखें, जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो तनकीद सब करते हैं, इसलिए आजम खान पे भी तनकीद होगी। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ आजम खान पे तनकीद क्यों, बाकी प्लेयरों का कॉम्बिनेशन कहां खड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। अब शकलैन मुश्ताक के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जी उनका दामाद है इसलिए उसको खिलाया जा रहा है कि इसको शादाब खान को, लेकिन वो माजी में बड़ा अच्छा बॉलर है, बैटिंग बड़ी अच्छी करता है। तो कहीं ना कहीं कोई ग्रे एरिया है। और ये जो आपने टीम मैनेजमेंट को हिलाया ना, खिलाड़ियों को, कप्तान को इधर बदला, इधर से उधर बदला, उसके नतीजे में ये ग्रुप बंदी पैदा हुई ना। तो ग्रुप बंदी को तो आपने खुद इनवाइट किया, जिसके नतीजे में आज टीम उसका शिकार नजर आ रही है। एब्सोल्युटली। और ये अल्लाह ना करे कि आगे जाके भी इसके असरात जो है वो हमें देखें, अल्लाह करे जिस तरह आपने फरमाया कि कम बैक करें।
लेकिन यह है कि जो चीज़ें लग रही हैं मुझे उसमें लगता नहीं है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है, दुआ की जा सकती है। अच्छा जी, आ जाएं ज़रा दूसरे टॉपिक्स की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ। और उन्होंने फाइनली एफआईए की टीम के साथ मुलाकात की है, और वो जो ट्वीट का मामला है, ये किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो कोई ज़्यादा ही सीरियस ले लिया गया है इस चीज़ को। मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं कि मसला ट्वीट का है या मसला इमरान खान का है? इमरान खान का ही लगता है मुझे तो। तो जब मसला इमरान खान का है तो ट्वीट की कोई अहमियत नहीं है। ये तो बहाना है ना जी, ये तो जवाब बनाना है ना जी, ये तो एक जिसे कहते हैं एक इशू क्रिएट करना है। असल मसला ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमे आपने बनाए थे, चाहे वो साइफर का मुकदमा था, तोशा खाना का था, इद्दत निकाह का था, अलकादरिया ट्रस्ट का था, या 9 मई के वाकयात थे, उनमें से कुछ निकल नहीं रहा। और अगर कुछ निकला है तो वो आगे जाके पिट गया है, हाई कोर्टों में आके, सुप्रीम कोर्ट में आके पिटेगा। यानी मसला ये है कि अब उसको नए अंदाज से लगता है कि इमरान खान के खिलाफ एक नया महाज खोला जा रहा है। अब वो नया महाज ये खोला जा रहा है कि उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा जी, मान लेते हैं ट्वीट किया है, वो जरा ट्वीट जो पेश किया गया वो पूरी कौम के सामने पहले पेश करें, बताएं इसके अंदर कौन सा ऐसा जुमला है जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जा रहा है। और इससे पहले जिन लोगों ने माजी में इसी तरह के ख्यालात पर किताबें लिखी, इसी तरह के ख्यालात तकरीरों में किए, उनके बारे में हमने कभी सोचा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? असल में इमरान खान के खिलाफ एक नया घेरा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें सिर्फ ट्वीट तक महदूद नहीं है, बल्कि उसमें बाकायदा एक को जिसे कहते हैं ना, अंसार अब्बासी साहब बड़े बाखबर आदमी है, वो हमें बार बार बता रहे हैं कि एक नया 9 मई क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वो नया 9 मई क्रिएट करने का मकसद ये है कि इमरान खान जो है वो फौज से शायद बदला लेना चाहता है, एक नया 9 मई सजाना चाहता है, उसकी मनसूबाबंदी की जा रही है। ये ट्वीट को भी उसी तनाजुर में देख लें। उसके बाद नैब जो है वो तोशा खाना के हवाले से कोई एक और नया मुकदमा लाने की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कुछ लोगों को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें हो रही थी, वो अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, वो हो रही हैं। अब कल ये पता चला है कि जनाब वो साहबजादा साहब जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऑफर की गई और कहा गया कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो जाए शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो आपको हम पीटीआई के बेशुमार लोग देंगे जो आपके साथ हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने इनकार कर दिया और उनकी ट्वीट भी आ गई सामने, और ये कहा जा रहा है कि जनाब कुछ लोग हैं पीटीआई के अंदर जो इस तरह की सोच रखते थे, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तो यानी आप अंदाजा लगाएं ना कि किस तरीके से कई जगह से, चारों जगह से इमरान खान को घेरे में लाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथियों को घेरे में लाने की कोशिश की जा रही है। और आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होल्डर हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा कि उनकी सरगोदा से जमानत हुई सनम जावेद की, तो उनको गुजरांवाला पुलिस पकड़ के ले गई। फिर आलिया हमजा की जमानत हुई, लोगों को लगा कि वो रिहा हो रही हैं, सुबह उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद और रशीद को का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उनका अस्पताल में तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल आए, डॉक्टरों ने कहा भी 3-4 दिन उनको अस्पताल में रहने दें, लेकिन उनको 2 दिन के बाद ही डिस्चार्ज करके उनको वापस जेल भेज दिया गया। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल नजर आ रही है, जाहिर है कि इमरान खान के लिए कोई हालात अच्छे तो नहीं है, और ये जो इमरान खान को घेरा डालने की कोशिश की जा रही है, वजह सारी साफ है कि इमरान खान अभी तक उनके असाब पे सवार है और उनको स्पेस नहीं दे रहे जिस किस्म की वो स्पेस लेना चाहते हैं। अब आरिफ अलवी साहब ने इंकिशाफ किया है ना, तो उनके जरिए एक पैगाम दिया गया था कि इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाए। ये बात हम अपने प्रोग्रामों में करते भी रहे कि जी इमरान खान को कई तरह की ऑफर्स आती रही है, लेकिन वो इनकार करते रहे। अभी भी उन्होंने कल कहा है कि जी अगरचे मैं तो ट्वीट यहां से बराह रास्त डील नहीं करता, लेकिन जो मेरे नाम से ट्वीट आई है मैं उसको ओन करता हूं, और उसी बुनियाद पे अब वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी लगता यह है कि कहीं हम कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। मैं वही और अगर सीखना चाहते हैं तो अपनी शराइत पे, वो कहते हैं मैं इस शर्त पे खेलूंगी दिल की बाजी, यानी ये वो वाला हिसाब है कि खेलूंगा तो अपना रूल भी मेरे होंगे, शराइत भी मेरी होंगी, कंडीशन भी मेरी होंगी, डिक्टेशन भी मेरी होगी। इस बुनियाद के ऊपर जब चीजों को चलाने की कोशिश की जा रही है तो क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? लेकिन ये जो सूरत हाल है वो
मखदूश होती चली जा रही है, और जो इकोनॉमी का आप देख लें भट्टा बैठ गया हुआ है, आप हमारा ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक स्टैचर है पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल, मैं जिससे भी मिलता हूँ वो कहते हैं यार पाकिस्तान को क्या हो गया। तो ये सूरत जो है ये चल रही है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में देखा आपने जजेस के जो रिमार्क्स थे कि जी इमरान खान साहब को वो कह रहे थे कि जनाब आप कोई मतलब कोई रिकन्सिलिएशन की तरफ आए, तो वो कह रहे थे जी मैं इनके साथ कैसे बैठूं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्या ये रोल होता है कि वो इस तरह की रिकन्सिलिएशन करवाए और लोगों को बिठाए आपस में? एक पहली बात तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की जमानत देती है, गारंटी देती है, कसम खाती है कि ये जो हुकूमत है ये बड़ी शफाफ और मुंतखब होकर आई है? और किस हुकूमत के साथ वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर आई है? आप वो 4-3 फॉर्म खोल लेना इस्लामाबाद के भी, आपको पता चल जाएगा कि कितनी हकीकत है। अब मसला ये है कि मैंने वो हमारे बड़े मोहतरम उस्ताद गिरामी है मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने भी अपने कॉलम में पिछले संडे को लिखा था कि इमरान खान बड़ेपन का मुजाहरा करे और इमरान खान ये करे, इमरान खान ये करे, इमरान खान ये करे। बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान को ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई ये पूछे कि क्या कुछ शहबाज शरीफ को भी कुछ करना चाहिए, नवाज शरीफ को भी कुछ करना चाहिए, चीफ जस्टिस को भी कुछ करना चाहिए, आर्मी चीफ को भी कुछ करना चाहिए, या ये सारा कुछ इमरान खान नहीं करना है? यानी बात ये है, मैं बार बार कहता रहा हूं, पीटीआई के और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की खराबी का असल बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून है। वो क्यों चाहेंगे कि जनाब जो है ना ताल्लुकात ठीक हो जाए एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के? वो क्यों लीड करेंगे ऐसे मामलात को दुरुस्त करने के लिए जिसमें काफी मसाइल पैदा हो चुके हैं? अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, पीपल्स पार्टी तो इस पूरे खेल के अंदर कहीं गुम हो चुकी है। एक यतीम बच्चे की तरह वो जो है ना बेचारी पीछे को जाके बैठ गई है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इंसानी हकूक की वायलेशन के ऊपर भी जो है ना उनको कोई दर्द सर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, तीसरे कैरेक्टर जो है वो चीफ जस्टिस साहब है। अब वो जितना दर्श देते हैं वो लगता ही है कि जैसे लगता है कि सारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो सारा इमरान खान का पैदा कर रहा है, बाकी उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बाकी तो बड़े शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आए हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए हैं कि इमरान खान साहब आप बड़ापन का मुजाहरा करें, आप पार्लियामेंट में जाएं। अब वो कैसे पार्लियामेंट में जाएं, कोई तरीका आप बता दें, आपने तो उनको बाहर निकाल दिया। अच्छा, जो उनकी जमात है उसका भी हालत ही है, यानी उनकी जमात की हालत ही है कि उनको अभी तक उनकी शनाख्त का बुरहान चल रहा है। अब उन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के भी कई महीने हो गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है ना जी, फिर आप उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, फिर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत से मामलात में चीफ जस्टिस कह देते हैं मुझे तो पता ही नहीं पाकिस्तान में ये कुछ भी हो रहा है, यानी वो इतने बेखबर है कि उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा मतलब है कि ये सबकी जिम्मेदारी है ना, ये अकेले इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी है, इमरान खान की भी जिम्मेदारी है, शहबाज शरीफ की भी जिम्मेदारी है, जरदारी की भी जिम्मेदारी है, नवाज शरीफ की भी जिम्मेदारी है, फजलुर रहमान की भी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर कोई बैठे। लेकिन ये जेन्युइन किस्म का डायलॉग होना चाहिए ना। ये नहीं हो सकता कि आप उनको कहें कि जी आप 5 साल के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत को मान ले और अब आप खामोश होकर बैठ जाए, पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करें, बाहर जलसे भी नहीं करेंगे, जुलूस भी नहीं निकालेंगे, मुजामत भी नहीं करेंगे, फना भी नहीं करेंगे, तो फिर ये कोई रिकंसिलिएशन थोड़ी है। क्या फिर आप ये देख रहे हैं कि ईद के बाद कुछ मामला जो हैं उनमें गर्मी आएगी, और जिस तरह की अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, फिर आपने देखा गवर्नर पंजाब जो है एक्टिंग, उन्होंने साइन कर दिए हैं उसके ऊपर वो जो मीडिया वाला बिल था, और फिर ये जो फायर वॉल इन्होंने खरीद ली है, तो क्या मामला जो है ये हम गर्मी की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? वैसे भी मौसम में भी काफी गर्मी है, लेकिन वैसे भी सियासी गर्मी भी आ रही है। देखिए, बात यह है कि महज सियासी गर्मी नहीं है, सियासत के साथ साथ मईशत की गर्मी भी आने वाली है बजट के बाद, और IMF ने सख्त शराइत के साथ बजट की मंजूरी देने की बात की है। फिर एक गर्मी हमें अदालती बुरहान के तौर पे जजेस के अंदर नजर आ रही है, उसकी तकसीम नजर आ रही है। एक जो गर्मी है वो हमें एस्टैब्लिशमेंट के हलकों में नजर आती है कि जिस तरह से मामला डील होने चाहिए और तय होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। फिर हमें नजर आ रहा है कि हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी, हमारी इंतजामिया, वो उसकी गर्मी देखें। यानी एक माहौल हमने ऐसा बना दिया है कि जिसमें कोई चीज डायरेक्शन के साथ, दुरुस्तगी के साथ एक राइट ट्रैक के ऊपर नहीं आ रही, और बज़ाहिर हम ये लगता है कि जी हमारी इकॉनमी बड़ी फ्लोरिश कर रही है, हमारी पॉलिटिक्स में कोई मसला नहीं है, जमहूरियत बिल्कुल ठीक चल रही है,
किसी को कोई मसला नहीं है, इंसानी हकूक बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान के अंदर, नौजवान भी खुश है, पाकिस्तान भी खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये भी तो बताया जाए ना कि अगर सब कुछ खुश है तो फिर मसला कहाँ है, मसला कहाँ पे है? मसला फिर किधर आ रहा है? मसला कहीं है तो मसला नजर आ रहा है ना। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब तक वो जो हमारे प्यारे भाई हैं फवाद चौधरी साहब, वो बार बार ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा था कि भाई ग्रैंड डायलॉग होगा कैसे, क्यों होगा और कौन करेगा, तो उन्होंने कहा अगर कोई नहीं करेगा तो फिर ये इसी तरीके से क्राइसिस चलता रहेगा। अच्छा, अब देखना ये भी है ईद के बाद ये जो हमारी अपोजिशन है, जिसमें अब असफन यार वली भी किसी ना किसी उनके बेटे जो है वो भी एमल वली भी शामिल है, किसी हद तक महमूद खान अचकजई, फिर उसके बाद सरदार अख्तर मैंगल, फिर फजलुर रहमान, फिर इमरान खान, क्या ये भी कोई ईद के बाद अपना रंग दिखा सकेंगे एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे? अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा। जमात इस्लामी तो मुझे लगता है कि जमात इस्लामी तो बैकआउट लगती कर रही है, क्योंकि वो जो कल हाफिज नईम साहब ने कहा जी हम सहूलतकारी के लिए, फैसिलिटेशन करने के लिए, गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए, डायलॉग के लिए तैयार है। भाई बात ये है कि फॉर्म 45 से बात हुई, तो मैं कह रहा हूँ ना, या तो देखिए ना, या तो आप उस पूरे उसका कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा बने, हाँ, और उसके अंदर हिस्सा लेकर फिर आप उसके अंदर आने की बात करें। ये जो इस तरह से तो कुछ चीजें आगे नहीं चल सकेंगी ना। तो मुझे ये सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत के अंदर क्राइसिस है, हमें अपोजिशन के अंदर भी क्राइसिस नजर आ रहा है, अपोजिशन के अंदर भी तकलीफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब हैं, वो भाई आपका काम रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से ये अनाउंस करना था कि ईद का चांद या उसका जो है वो नजर आ गया है, जुल्हज्जा का चांद जो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंतशारी टोला और इंतशारी जमात ये है, इस तरह की बातें, मतलब रोयत हिलाल कमेटी बात यह है कि अगर फैसल वाडा ये कहे कि पीटीआई के ऊपर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगने वाली है, ये किसने उसको कहा है? और क्या ये उसकी जाती बयान है या किसी से करवाया गया है या दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? यानी आप अंदाजा लगाए ना कि किस तरह के हमने करैक्टर पैदा किए हुए हैं कि जो आके बिला वजह के तर्जुमान बन जाते हैं, बिला वजह के वो आके अपने आप को किसी का नुमाइंदा शो करना चाहते हैं। अभी आप देखिए जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो दर्जनों एमएनए जो है ना मुख्तलिफ जमातों के उनके पीछे थे, हालांकि उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, वो आजाद हैसियत से जीते हुए, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से उनकी सरपरस्ती की गई है, और यही दो बड़ी सियासी जमातें जो है उनके पीछे खड़ी हैं पुश पे। तो मेरा मतलब है कि अगर आपने इस तरह से निजाम कायनात को, निजाम हुकूमत को और निजाम रियासत को चलाना है तो आप चला लें। मैं तो पहले कहता हूं आपके पास ताकत है, आप चला सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कोई चीजें दुरुस्त भी तो हो जाए ना। वो तो हो नहीं रही है, वो हो नहीं रही। लेकिन ये कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन है वो तो हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये जो मैं एक चीज आपको बताऊं, वैसे हमारा तो चैनल जो है वो किसी गिनती में नहीं आता, लेकिन मैंने कभी इस तरह की बात बताई नहीं है, ना ही मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले कई हफ्तों से हम भी देख रहे हैं कि हमारे लेवल पे, हालांकि हमारे तो मैंने बताया ना कि हमारा तो वो कहीं 3 में न 13 में, लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे भी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो रिवर्स हुए में हैं। यानी वो बजाय बढ़ने के, एक चलें कुछ थोड़े जरा स्पीड कम हो जाए, लेकिन यह है कि वो रिवर्स हुए में है, मतलब वो इतने कम होने शुरू हो गए हैं, और इसी तरह व्यूज में वो कम हो गए हैं। भाई खुदा का खौफ बड़े अरसे से, जी बड़े अरसे से इनफरादी सतह पर लोगों के व्यूज भी कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, और उनको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। हाँ। आप अंदाजा लगाएं कि मैं हर 15-20 दिन के बाद 100-200 लोगों को लूज कर जाता हूँ। ठीक है ना जी। अच्छा, अब आपने अभी तक आप देखिए, जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, और उसके बाद से लेके अभी तक हम वीपीएन के ऊपर ही बैठे हुए ना। वीपीएन एक्स हमारा बंद है ना एक किस्म का, हमारा जो राब्ता है उसके अंदर रुकावटें पैदा की जा रही है ना। अब वो कहा जा रहा है कि जी उसको एफआईए, फिर एक और नया यूनिट बनाएंगे, अभी हतक आमिज बिल वाला जो है वो भी आ जाएगा, फला भी आ जाएगा। यानी जितना इनके अंदर डर और खौफ पैदा किया जा सकता है, अब हमें बताया जा रहा है कि हम इसको वहां से रेगुलेट करेंगे और यहां से रेगुलेट करेंगे और ये होगा और वो होगा। भाई आप सिंपल सा ऐलान कर दें, पाकिस्तान में आजादी इज़हार पर पाबंदी है, हाँ बस खत्म करें। या आजादी इज़हार वो होगा, या आजादी इज़हार वो होगा जो हम चाहें। अरबों रुपया खर्चने का क्या फायदा? एक राइट डायरेक्शन मिल जाए, लोग उसके ऊपर अपना इत्तेफाक कर ले और उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करें। लेकिन आप एक तरफ जमहूरियत का नारा लगाएं,
एक तरफ आप आजादी इजहार की बात करें, एक तरफ आप इंसानी हकूक की बात करें, एक तरफ आप इदारों की खुद मुख्तारी की बातें करें, और दूसरी तरफ अगर आपका ये एक्शन हो कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मुतबादल नुक्ता नजर के लोगों को या उनकी वॉइसेस को, ये ठीक है कि उसमें बाज लोग जो है वो हदूद क्रॉस करते हैं और रेड लाइन को भी क्रॉस करते हैं। मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, नहीं मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है रियासत का भी और हुकूमत का भी, लेकिन आप उन लोगों के खिलाफ स्पेसिफिक कार्रवाई करें ना। आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप पूरी कम्युनिटी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं और उन पर पाबंदियां लगा के आप उसको कर रहे हैं? यानी जो मर्ज है उसको तलाश करें ना, उसको नहीं, तशखीस करें उसकी। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं इसको एज इट इज बंद कर दो। अच्छा जी, बंद कर देते हैं। अगर इससे अगर हमारा रियासती निजाम आगे बढ़ सकता है, मईशत दुरुस्त हो सकती है, तो जरूर करवा लें। लेकिन मसला यह है कि एक चीज हमें समझ नहीं आ रही कि आज की ग्लोबल दुनिया में, जदीदियत की दुनिया में, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के दौर में, नॉलेज के डिसेमिनेशन का फैलाव के नतीजे में आप इस तरह की पाबंदियों के साथ आगे नहीं बढ़ सके। आपने अगर इन चीजों का मुकाबला करना है तो आपको एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, एक मुतबादल नुक्ता नजर लाना पड़ेगा, बयानिया बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को ठीक कर सकें। अभी आप देखिए 2-2.5 साल में आपने इमरान खान के खिलाफ जो भी बयानिया बनाया वो पिटा है ना, और आपने इलेक्शन के नतीजे में भी देख लिया। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता हूं। उन्होंने एक साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 मौके आए थे इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकलने के। एक मौका था जिस वक्त नए आर्मी चीफ आए थे, जो मौजूदा आर्मी चीफ है, वो आते ही जनरल बाजवा की पॉलिसी से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते और ये परसेप्शन ना देते कि जनाब ये कंटिन्यूएशन है जो कुछ जनरल बाजवा साहब करते रहे, तो चीजें आगे बढ़ सकती थी और चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब 8 फरवरी का मैंडेट आया तो उनको तस्लीम कर लेना चाहिए था एस्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल, तो उनसे कहते थे कि लोगों ने राय दी है, हम इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने रातों रात सारा का सारा नतीजा जिस तरह से तब्दील किया तो वो मौका भी आपने जाया कर दिया। तो अब ये कई जगह पर इमरान खान साहब ने गलतियां की हैं, कई जगह पर एस्टैब्लिशमेंट से गलतियां हुई हैं, कई जगह पर जुडिशरी से गलतियां हुई हैं। यानी ये जो बल्ले का निशान लेना जो है, ये एक बड़ा तारीखी फैसला है जो इनका पीछा करेगा जस्टिस फाइज ईसा का। बिल्कुल, ठीक है ना जी। अच्छा, कहीं यहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहीं जो आपके यहाँ मीडिया के साथ गलतियां हुई हैं, यानी हर जगह पे फ्रीकैन के अंदर गलतियां हो रही हैं। लेकिन अब उन गलतियों को तस्लीम करने की बजाय हम सब अपनी अपनी अना में, जिद में और ढटाई का शिकार हो जाए और एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए, एक दूसरे को खत्म करने के लिए, एक दूसरे के वजूद को मिटाने के लिए पैदल पे आ जाए। अब ये जो मौलवियों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती हैं और दहशतगर्द के तौर पे पेश करने की बातें की जाती हैं, ये सब जानते हैं कि इसका नतीजा कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब अगर आप समझते हैं कि इस तरह के मौलवियों की गुफ्तगू से कोई लोग अपनी रायमा बदल लेंगे, तो फिर आप पे तो आपकी मासूमियत पे ही, मतलब इस पे हमें कुछ कहना पड़ेगा, क्या कहना चाहिए। ये देखिए ना, आप एक बड़े नैरेटिव को मुकाबला करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ मुकाबला करना चाहते हैं जो किराए के तौर पर मशहूर है, जो हर जगह पर, हर हुकूमत में, हर दौर में अवेलेबल होते हैं, जिसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, जिसके खिलाफ हमायत में करवा लें, हर चीज कर लें। इस तरह से नैरेटिव भी बिल्ड होते हैं। नैरेटिव बिल्ड होने के लिए आपकी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल जो डेप्थ है ना, उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए सर। बिल्कुल, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि भाई सब लोग अपनी अपनी पोजीशन से 2-2 कदम पीछे हटे और पाकिस्तान को ग्रैंड डायलॉग की तरफ लेके जाए। लेकिन ग्रैंड डायलॉग हकीकी मानों में होना चाहिए और इस तरह से नहीं होगा कि आप एक हुकूमत को 5 साल के लिए, जो जाली हुकूमत है, उसका मैंडेट तस्लीम कर लें और आइए ग्रैंड डायलॉग करें। ये ग्रैंड डायलॉग नहीं होता। ग्रैंड डायलॉग में फिर आप सब चीजों को खोलते हैं और उस खोलने के नतीजे में फिर एक नया रास्ता निकालते हैं, और वो नया रास्ता यही होगा कि आपको बहुत जल्द, आप देखेंगे, अगर आपने आगे निकलना है तो आपको पिछली जो चीजें गलत हुई हैं उनका इआदा करना पड़ेगा। और यही जरूरत है इस वक्त। अल्लाह करे कि आपकी बातें सुनी जाएं, उनके ऊपर अमल भी हो सके। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।